हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये है साइंस का पार्ट 3। इसमें हम बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारा टेलीग्राम, हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। @BPSC राइट ऑफिशियली हमारा टेलीग्राम है। www.bpscrightway.in ये हमारी वेबसाइट है और मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इन सभी जगहों पर बिहार में होने वाली सभी परीक्षाओं से संबंधित रेगुलर अपडेट्स, टेस्ट सीरीज और बिहार की ईयरली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स। इसमें होता है फ्री आयोडीन। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयोडाइड। तीसरा है मैग्नीशियम आयोडाइड। चौथा है पोटेशियम आयोडाइड और लास्ट है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शंस पे नजर मारने से पहले आपको बता दें कि 2016 से पहले बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते थे उनमें 4 ही ऑप्शन होते थे, बट फिलहाल 5 होते हैं। तो ये सारे पुराने ईयर्स के पेपर हैं, इसलिए यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन उस समय एग्जाम्स में आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो बेसिकली आयोडाइज्ड सॉल्ट मींस जिसमें आयोडीन है और आयोडीन का स्रोत क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एसिडिक रेन? ऑप्शंस है HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। इसका उत्तर हो जाएगा H2SO4। बेसिकली H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही एसिडिक रेन में पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा लगभग 70% होती है और बाकी नाइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट? पहला ऑप्शन है ड्राइड लीव्स यानी सूखी पत्तियां। दूसरा है ड्राइड स्टेम यानी सूखे हुए तने। तीसरा है ड्राइड सीड्स, सूखे हुए बीज। लास्ट है आपका ड्राइड फ्लावर पड्स यानी शुष्क पुष्प कली। इसका उत्तर हो जाएगा कि जो लौंग होता है वो एक्चुअल में सूखा हुआ फूल का कली होती है। ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद, पहला ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक से। दूसरा है हेपेटाइटिस यानी पीलिया। तीसरा है कैंसर यानी कर्क रोग से। चौथा है टाइफाइड यानी आंत ज्वर से। इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर से। कोशिका विज्ञान हो, जेनेटिक्स हो या रोग विज्ञान हो, वहां पर ओंकोजीन का मतलब होता है एक ऐसी जीन जिसके अंदर कैंसर को बनाने की या उसे उत्पन्न करने की एबिलिटी, क्षमता होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? ऑप्शंस है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इसका उत्तर है पोटेशियम। पोटेशियम को तेल और निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरीके से सोडियम को भी हम तेल के अंदर डाल करके रखते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में नॉर्मली हवा से भी रिएक्शन कर जाते हैं। और यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो इसमें अभिक्रिया के आधार पर धातुएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, दूसरे नंबर पे सोडियम, थर्ड है आपका कैल्शियम और फोर्थ है आपका मैग्नीशियम। इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको ये याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए इन विट्रो? अंतःपात्र या विट्रो का मतलब हुआ यहाँ पर कि टेस्ट ट्यूब टाइप से आप समझ लीजिए, परख नली में बनाना। आपके ऑप्शन है आर्थर कॉर्नबर्ग, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा है एडवर्ड जेनर, चौथा है जोसेफ लिस्टर। इसका उत्तर है आपका आर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने 1960 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था औषधि के क्षेत्र में। इनको नोबेल पुरस्कार भी इसी वजह से दिया गया था क्योंकि डीएनए के परख नली जांच संश्लेषण में सफल हुए थे और 1960 में इन्हें इसीलिए पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1945 में नागासाकी, जो कि जापान में है, उसमें गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? What was the feasible material used in the bombs dropped at Nagasaki in the year 1945? आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो परमाणु बमों की जो बात है वो बहुत उठ रही है बिकॉज ऑफ रूस एंड यूक्रेन वॉर। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। इसका उत्तर है प्लूटोनियम। सावधानी से इसका उत्तर इसलिए देना है क्योंकि जापान के नागासाकी, हिरोशिमा दोनों जगह पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे, बट दोनों ही जगहों पे अलग अलग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था विस्फोटक के रूप में। तो नागासाकी का प्रश्न है, इसलिए वहां पर प्लूटोनियम 239 को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन यदि आप हिरोशिमा की बात करेंगे तो वहां पर यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और इनको निकनेम एक तरीके से दिए गए थे, जैसे प्लूटोनियम 239 को फैटमैन नाम दिया गया था और यूरेनियम 235 का निकनेम क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज, आपके ऑप्शंस है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। इसका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस पूरा इनका नाम था। पॉलिश खगोल शास्त्री थे ये और इन्होंने इस सिद्धांत को रखा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे लगातार दिन में एक बार घूमती है और लगातार वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। उसको
कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स, चार्ज यानी जिनमें आवेश होता है, अनचार्ज जो अनावेशित कण है। थर्ड ऑप्शन है आवेशित और अनावेशित दोनों तरह की हो सकती हैं, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों तरह की ही नहीं हो सकती है। आपकी जो कॉस्मिक रेज होती है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। कॉस्मिक विकिरण में जो मेनली आवेशित कण होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो ये सब भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑप्शंस है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है कि कार्बनिक कंपाउंड्स में कुछ और नहीं मिलता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जो सभी यौगिकों में मिल सके, तो इसका उत्तर है आपका कार्बन। कार्बन के अंदर एक खास तरीके की क्वालिटी होती है कि वो ढेर सारे लाखों की संख्या में कंपाउंड्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 एलिमेंट्स के साथ में जुड़ सकता है। अगला प्रश्न है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? Which of the following can cause cancer as well as cure it depending upon its intensity and use? आपके ऑप्शंस है तंबाकू यानी तंबाकू, अल्कोहल, तीसरा है आयनाइज्ड रेडिएशन यानी आयनीय विकिरण, और आपका फोर्थ ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। इसका उत्तर है आपका आयनाइज्ड रेडिएशन। आयोनाइज्ड रेडिएशन का प्रयोग यदि बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अधिक तीव्रता से किया जाता है तो फिर ये आपके लिए कैंसर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि सही प्रकार से उपयुक्त मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो ये कैंसर का उपचार भी करते हैं। और आयोनाइज्ड विकिरण उन कणों को हम कहते हैं, या उस विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम कह सकते हैं जिनमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वो परमाणुओं से या अणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर सकती हैं और फिर उन्हें आयनाइज्ड कर सकती है, आयंस में कन्वर्ट कर सकती है। एक स्वस्थ व्यस्त मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर आपका 10 से 12 लीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। जो आपका ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वेट का लगभग 7% होती है, और ब्लड का पीएच होता है 7.4। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ। पहला है इन्फेक्शियस डिसीज यानी संक्रामक रोग के हैं, दूसरा है एयरबॉर्न डिसीज यानी वायुजन्य रोग जो वायु से फैलते हैं, तीसरा है वाटर बॉर्न डिसीज जो जल से फैलते हैं, चौथा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी ये फैलते ही नहीं है, असंक्रामक रोग है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि ये वाटर बॉर्न डिसीजेज है। आप जानते हैं कि दूषित पानी, दूषित खाद्य पदार्थों से ही ये दोनों फैलते हैं। यदि हम टाइफाइड या आंत ज्वर की बात करें, आंत ज्वर इसलिए बिकॉज ये इंटेस्टाइनल फीवर है एक तरीके से, इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है सैमोनेला टाइफी, और हैजा यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये भी वाटर बॉर्न डिसीजेज है। मक्खियां यदि गंदा कर दें, पानी गंदा है, खाद्य पदार्थ गंदे हैं, तो उनसे ये फैल जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में, ये आपको बताना है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, दूसरा है वसा के रूप में, तीसरा है प्रोटीन के रूप में, और चौथा है ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही हमारे लिवर के अंदर जो है वो ऊर्जा जमा रहती है, जरूरत पड़ने पे बाहर आती है वो, जैसे कभी फास्ट रखा जाता है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लाइकोजन एक्चुअल में ग्लूकोज का ही मोबिलाइज स्टोरेज रूप है, जरूरत के समय में उसे बाहर निकाला जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, तो बाद में जब जरूरत होती है उस समय ग्लाइकोजन ही टूटता है और ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जीवाणुओं की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है लैम्बल, तीसरा है टैमिन, चौथा है लेवेनहुक। इसका उत्तर है लेवेनहुक। बैक्टीरिया को पहली बार 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन लेवेनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से देखा था, और इस लेंस को उन्होंने खुद ही बनाया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? द रीजन फॉर लार्ज स्केल डायवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज, पहला ऑप्शन है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, दूसरा है कॉपरेशन यानी सहभागिता, तीसरा है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, और चौथा है बहुगुण सूत्रता यानी पॉलीप्लॉइडी। और फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो इसका उत्तर है अडेप्टेशन। जीवों में बहुत ज्यादा विविधता का कारण ये है कि वो अपने आप को अपने पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं, उसमें ढाल लेते हैं और उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं, तो ये उनकी सर्वाइवल के लिए एक तरीके का बेनिफिट होता है, और इसका उत्तर है अडेप्टेशन। अगला प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? व्हाट इज वर्मीकल्चर? ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, दूसरा है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, तीसरा है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, और चौथा है कीटों को मारने का विज्ञान। तो वर्म से डिपेंडेंट है क्वेश्चन, सारा वर्म से संबंधित ही आपके पास ऑप्शंस है। इसका उत्तर है कि वर्मी कल्चर एक्चुअल में वर्म्स की वृद्धि करने का विज्ञान है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है वर्म्स की, ये इस विज्ञान को वर्मी कल्चर कहते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है? द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज,
पहला ऑप्शन है विषाणु यानी वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा और चौथा है बैक्टीरियोफेज। इसका उत्तर है माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है और छोटे आकार के प्लाज्मा को ही माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। इसका आकार होता है लगभग 10 मिलीमीटर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है हार्ट ट्रांसप्लांट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में? तो इसका उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिसेंट न्यूज में रहने वाला हार्ट ट्रांसप्लांट न्यूज कहाँ की थी और किसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, उसका नाम बताइए। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज। दूसरा, पहला ऑप्शन है 1000 सीसी, दूसरा है 1200 सीसी, तीसरा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, चौथा है आपका 500 सीसी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि दोनों वृक्कों से प्रति मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है पादप कली क्या है? अ प्लांट बड इज। पहला ऑप्शन है एन एम्ब्रियोनिक शूट यानी भ्रूणीय टहनी है, दूसरा है एन एम्ब्रियोनिक लीफ यानी भ्रूणीय पत्ती है, तीसरा है एंडोस्पर्म है भ्रूणपोष है, चौथा है कि एक बीज है। तो प्लांट की जो बड होती है, जो पौधे की जो कली होती है, वो एक्चुअल में उसका एम्ब्रियोनिक शूट होता है। भ्रूण का वो हिस्सा जो कि एक्चुअल में टहनी वाला हिस्सा है, उसको हम पादप कली कहते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस तृप्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। आपका उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन जो है एक तरल गैस होती है और बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। तो ऑब्वियस है कि लाइटर में इस्तेमाल करना है तो वो फ्लेमेबल होगी, हाईली फ्लेमेबल होती है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको क्या कहते हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन सॉइल्स आर, पहला है जीरोफाइट, दूसरा है हाइड्रोफाइट, तीसरा है हेलोफाइट और चौथा है स्क्यूलेंट। इसका उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट। यहाँ पर हमने तीनों को यहाँ पर दिखाया है कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है, जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट का नाम दिया जाता है और जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, सलाइन सॉइल में उगते हैं, उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? एनवायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ, पहला ऑप्शन है बायोटिक फैक्टर से यानी जैविक घटकों से, दूसरा है फिजियोग्राफिक फैक्टर से यानी भू आकृतिक से, तीसरा है अबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक घटकों से, चौथा है क्लाइमेट और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन ई। जब प्रश्न ये आया था वहां पर इसमें 4 ही ऑप्शन थे और लास्ट डी ऑप्शन था आपका उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी था। बिकॉज एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और भू आकृतिक चीजें भी उसके अंदर मायने रखती हैं। पर्यावरण उसे कहते हैं हमारे चारों ओर उपस्थित परिस्थितियां जो जीवों को प्रभावित करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जिसमें जैविक अजैविक दोनों घटक होते हैं। जैविक की बात करें तो पेड़ पौधे जीव जंतु है और अजैविक की बात करें तो मिट्टी है, जलवायु है, तापमान है, प्रकाश है, ये सब इसके भौतिक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? वाटर इज कंडक्टेड इन वास्कुलर प्लांट्स बाय, पहला ऑप्शन है फ्लोएम टिश्यू, दूसरा है पैरेन्काइमा टिश्यू, तीसरा है मेरिस्टेम, चौथा है जाइलम टिश्यू। इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू और इसका काम होता है पौधे में जल और खनिज को ऊपर ले जाना। और यदि खाने की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू इसमें काम करता है, पोषक तत्वों को सभी भागों में पौधे के पहुंचाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? विच कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट्स रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग? ऑप्शंस है तना, ब्रांचेस, लीव्स या फिर रूट्स। इसका उत्तर हो जाएगा आपकी पत्तियां यानी कि लीव्स। एक्चुअल में क्या होता है कि पौधे के जो फूल होते हैं उसको उसके लिए जो स्टिमुलस है उसमें प्रकाश ग्रही वर्णक यानी फाइटोक्राम के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर। तो फाइटोक्राम क्योंकि पत्तियों पे पाए जाते हैं और वही स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन का काम करते हैं, इसलिए इसका उत्तर है लीव्स। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन ऑफ सिस्टम यानी प्रणाली का कार्य, दूसरा है प्रणाली का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, तीसरा है सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ सिस्टम यानी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया और चौथा है विषम पोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक सिस्टम। इसका उत्तर है सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ सिस्टम। सहज प्रणाली का जो परिवर्धन होता है, जो डेवलपमेंट है नेचुरल सिस्टम का, जिस तरीके से सारी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, वो एक्चुअल में स्वपोषी क्रिया है, ऑटोट्रॉपिक है, सेल्फ सस्टेन्ड है, खुद से चल रही है और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है। तो आप देख रहे हैं हमारे चारों जितना भी नेचुरल वेजिटेशन है उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोट्रॉपिक है नेचर में और सेल्फ सस्टेन्ड भी है। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स से निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स डील्स विद, पहला है मेंडल के नियम में, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी जैव विकास, तीसरा है डीएनए का स्ट्रक्चर, चौथा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन यानी कि आनुवांशिकता और विचरण।
इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स की बात यदि हम करते हैं तो हम ये चारों ही चीजें इसका उत्तर लगती हैं, बट प्रश्न इस बारे में है कि किस चीज को डील करता है जेनेटिक्स जो स्टडी है। तो वो एक्चुअल में हमारा आनुवांशिकता जो है, जो हेरिडिटी चीजें हैं उनके, और जो वेरिएशंस हैं, जो विविधताएं आ रही हैं, उसको आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो सेम ही प्रश्न पीछे भी हमने देखा है। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन पर, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन पर, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन पर, और चौथा है पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन। इसका उत्तर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी जीव की आनुवांशिकता उससे संबंधित यानी उसके माता और पिता के प्रजनन से होती है। और दो कारक उन्होंने जो बात की कि दोनों समान नहीं होते, इनमें से एक कारक आसानी से दूसरे पर हावी हो जाता है, इसे प्रभावशालीता का नियम भी कहा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? एम्ब्रियो इज फाउंड इन, फर्स्ट है फ्लावर्स में, दूसरा है लीव्स पत्तियों में, तीसरा है बीज के अंदर, चौथा है बड्स यानी कली के अंदर। तो एम्ब्रियो जो पाया जाता है पौधे का, वो एक्चुअल में सीड के अंदर, बीज के अंदर पाया जाता है। और ज्यादातर पौधे जो है उभयलिंगी होते हैं, और उनमें नर और मादा दोनों हिस्से जो है एक ही पौधे के अंदर होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पौधे का जो अंडाशय वाला हिस्सा है उसी में बीज होते हैं, बीजांड होते हैं, और इसी में आपका भ्रूण जो होता है बीज में ही कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, पहला है न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट में, चौथा है पेरोक्सिसोम में। इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के नहीं होता है, और जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये आप सभी लोग जानते होंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके ग्लूकोज, पानी और O2 बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत का कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? इंडियाज प्रोग्राम आवाहन एस्टैब्लिश्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज वर्किंग फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ, ऑप्शन है डेंगू से, पोलियो से सुरक्षा, अगला है HIV एड्स से सुरक्षा, चौथा है फाइलेरिया से सुरक्षा। तो इसका उत्तर है आपका HIV एड्स से सुरक्षा के लिए ये जो आवाहन प्रोग्राम था 2000 में लॉन्च किया गया था। अगला है, खनिज क्या है? मिनरल्स आर लिक्विड्स होते हैं, दूसरा है अकार्बनिक ठोस यानी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है, तीसरा है गैसेस होती हैं, और चौथा है ऑर्गेनिक सॉलिड्स यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका उत्तर है कि जो खनिज होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन है आपका कंपाउंड ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिज यौगिक, दूसरा है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स खनिज मिश्रण, तीसरा है एलिमेंट्स यानी प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, चौथा है मॉलिक्यूल यानी अणु। इसका उत्तर हो जाएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में सिंगल टाइप एटम होते हैं, उनमें कोई मिक्सचर नहीं होता, जैसे कार्बन, पोटेशियम, सोडियम की हम बात करते हैं। और जो तत्व है वो पदार्थ का सबसे शुद्ध और सरलतम रूप होता है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये बना होता है। खाने का नमक किससे बनता है? टेबल सॉल्ट यानी NaCl इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस से, यानी एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों ही वीक है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जो NaCl होता है, जो खाने वाला नमक होता है, वो स्ट्रॉन्ग ही एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद बनता है। तो जब हमारे जो अम्ल और क्षार दोनों प्रबल होते हैं, उनसे जब सॉल्ट बनता है वो एक्चुअल में जलीय विलयन होता है, और वो उदासीन होता है नेचर में, यानी न्यूट्रल हो जाता है, अदरवाइज हम कैसे उसको खा पाएंगे। और इसका pH मान 7 हो जाता है, जैसे कि KCl, NaCl, KNO3, Na2SO4। इसमें से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, इसे हम यूज करते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सोलर रेडिएशन इज विजिबल? पहला ऑप्शन है कि 100 से 400 नैनोमीटर के बीच, दूसरा है 400 से 700 नैनोमीटर, तीसरा है 740 से 1000 नैनोमीटर, चौथा है 1000 से 2500 नैनोमीटर। इसका उत्तर है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो सोलर रेडिएशन है वो विजिबल है नेचर में, उसकी रेंज जो है विजिबल है, उसे हम देख सकते हैं, जिसमें 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर? पहला है स्फेरोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है स्फेग्मोमैनोमीटर, और चौथा है अमीटर। तो इसका उत्तर आपको पता है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर है। यदि हम बात करें एफ्रोमीटर की, तो इससे हम धरातल की वक्रता को नापते हैं, एनीमोमीटर से हम वायु वेग को मापते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से हम रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, और अमीटर से हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? पहला है विटामिन B6, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B1, चौथा है विटामिन B12। इसका उत्तर है विटामिन B12, इनमें कोबाल्ट पाया जाता है। यदि हम नाम की बात करें तो B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B1 को बोलते हैं थायमिन, और B12 का नाम है साइनोकोबालामिन।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which organ is commonly affected by aflatoxin food poisoning in humans? हृदय, फेफड़ा, किडनी यानी वृक्क, चौथा है लिवर यानी यकृत। तो इससे जो है ह्यूमन का जो है लिवर प्रभावित होता है और यही कारण है कि जहर दे के मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए उसके लिवर की जांच की जाती है कि इसके अंदर कोई जहरीला पदार्थ दे करके तो इसको नहीं मारा गया है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार? पहला है रॉबर्ट वॉटसन, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है बुशवेल, चौथा है ऑस्टिन। इसका उत्तर है हमारे पास रॉबर्ट वॉटसन। इसका रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी वस्तु का पता लगाया जाता है और उसकी दूरी मापी जाती है। और इस हेतु जिन रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है वे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती है, इसे माइक्रोवेव भी हम कह सकते हैं। अम्ल वर्षा किससे होती है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, पहला है कारखानों से यानी इंडस्ट्रीज से, दूसरा है पेट्रोल से, तीसरा है बर्निंग कोल से और चौथा है वुड से। तो क्योंकि चार ही ऑप्शन दिए थे और इन्हीं में से एक को हमें चुनना था जब ये पेपर में आया था क्वेश्चन, इसलिए इसका उत्तर हो गया था इंडस्ट्रीज की वजह से। हमने पीछे भी देखा है कि एसिडिक रेन में HNO3 और H2SO4 बेसिकली होते हैं, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इससे मिलकर के रेन जो है एसिडिक हो जाती है। और ये दोनों ही ऑक्साइड्स जो है सल्फर नाइट्रस के खासतौर पे कारखानों से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन सबसे ये निकलते हैं। ऐसे ही पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहां से ये ऑक्साइड्स निकलते हैं, देन हवा में जाकर के ये एसिड बनाते हैं, देन एसिडिक रेन का कारण बनते हैं। तो आंसर विल बी इंडस्ट्रीज। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग हम करेंगे? फॉर व्हीट कल्टिवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कॉपर, चौथा है आयरन। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों ही उर्वरक का काम करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में इन्हीं की आवश्यकता होती है। और भी बहुत सारे तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, बट फर्टिलाइजर के तौर पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सोने को घोला जा सकता है। गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 में, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में यानी HCl और HNO3 का एक मिक्सचर होता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं उसमें, और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक्वारेजिया यानी अम्लराज में सोना और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को भी घोला जा सकता है, जबकि ये अम्लों के साथ नॉर्मल किसी भी एसिड के साथ में ये अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। और एक्वारेजिया यानी अम्लराज बनाने के लिए दोनों ही चीजें जो ली जाती है वो उनकी कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, सांद्र फॉर्म होती है। सांद्री HCl होता है, सांद्री नाइट्रिक एसिड होता है और इनको मिलाया जाता है, देन उसमें गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी घोल सकते हैं। अगला है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेट पॉइजन? पहला है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है पोटेशियम साइनाइड, चौथा है इथाइल आइसोसाइनाइड। वैसे तो चूहे मारने का जो जहर है उसमें जिंक वाला भी एक कंपाउंड होता है, बट यहाँ ऑप्शंस में दिया है पोटेशियम साइनाइड, तो वही इसका उत्तर है। चूहों को मारने के लिए जो रेडोसाइड्स का प्रयोग किया जाता है उसमें पोटेशियम साइनाइड का रसायन बनाया जाता है और ये बहुत ही जहरीला रसायन है। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन बनती है, एशेज यानी राख बनती है, सॉइल यानी मिट्टी बनती है या फिर पानी बनता है। तो ऑब्वियस है कि अब हम जलाएंगे हाइड्रोजन को तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और मिलकर के जो है H और O दोनों मिलकर के पानी तैयार करेंगे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन को जलाने से H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच मेटल? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है गोल्ड और चौथा है आयरन। तो डेफिनेटली इसका उत्तर आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आयरन होता है। इसके केंद्रक में एक भाग लौह परमाणु रहता है और दूसरा भाग होता है ग्लोबिन जो 95% रहता है और ये एक रंगहीन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ से या फिर एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। एस्पिरिन की बात करें तो इसे एक पेड़ से तैयार किया जाता है और ये पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है और जो खास तौर पे ज्वर और वेदना निवारक है, यानी कि जो फीवर है या फिर जो पेन्स वगैरह हो रहे हैं, पेन उसमें निवारण है, ये उसका निवारण करता है। एस्पिरिन के कैल्शियम और सोडियम लवण जो होते हैं ज्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं, यानी एस्पिरिन का जो कैल्शियम वाला सॉल्ट है, जो सोडियम सॉल्ट है, ये थोड़ा सा कम हानि करते हैं और जल्दी घुल जाते हैं। अगला है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? ब्रास इज मेड फ्रॉम, फर्स्ट है तांबा और निकल होता है इसके अंदर, दूसरा है निकल और जिंक यानी जस्ता होता है, तीसरा है मैग्नीशियम और जिंक होता है, चौथा है कॉपर यानी तांबा और जिंक इसमें होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जो ब्रास जो एलॉय है वो बनाया जाता है आपके तांबे और जस्ते को मिला करके। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल क्यों जाती है? पीपल गेट स्किन बर्न्स इन अ स्विमिंग पूल ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें इंफ्रारेड रेज होती है अवरक्त किरणों के कारण, दूसरा है क्लोरीन के कारण, तीसरा है ऊष्मा हीट के कारण और चौथा है पराबैंगनी किरणों के कारण यानी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। तो इसका उत्तर है क्लोरीन के कारण। एक्चुअल में क्या होता है कि सभी लोग उसमें नहा रहे होते हैं, उससे गंदगी फैल जाती है,
तो यदि उनमें से किसी को कोई संक्रमित बीमारी है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे में ना फैले, इसके लिए संक्रमण को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाला जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर में आप जानते हैं क्लोरीन होती है, जो त्वचा और बालों को थोड़ी सी हानि पहुंचा सकती है, इसलिए त्वचा थोड़ी सी बर्न सी फील होती है। अगला है शक्कर की किण्वन से क्या बनता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू, पहला इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा है क्लोरोफिल। इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो होता है उसके अंदर हमारा इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। लोलक की कालावधि किस चीज पर निर्भर करती है, प्रश्न है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पहला है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, यानी जो पेंडुलम का मास उस पर डिपेंड करती है। दूसरा है पेंडुलम की लंबाई पर डिपेंड करती है। तीसरा है टाइम पीरियड यानी समय पर निर्भर करती है। और चौथा है टेम्परेचर यानी तापक्रम पर निर्भर करती है। इसका उत्तर है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही तेजी से वह दोलन करना शुरू कर देगा, तो टाइम पीरियड उसी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है यूरेनियम, आयरन यानी लोहा, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर है आपका यूरेनियम, बिकॉज नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन सबके जो परमाणु के नाभिक है वो भारी है और उसमें हल्के न्यूट्रॉन से बम वर्षा करके उन्हें तोड़ा जाता है हल्के भार वाले नाभिक में, इससे काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड डीएनए। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, चौथा है गोविंद खुराना ने और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो ये प्रश्न जो है 2016 के बाद में आया है और इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, बिकॉज टेक्निकली डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक है इन लोगों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बट इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो डीएनए का ही जो एक्चुअल स्वरूप है आज की डेट में वो इन्होंने ही खोजा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आरएनए, चौथा है डीएनए, लास्ट है ऑप्शन ई। तो ये आपको सभी को मालूम होगा कि जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिकॉज ऑफ डीएनए की वजह से वो जारी रहते हैं और आनुवांशिक लक्षणों का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला हिस्सा है वो हमारा डीएनए होता है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, तो आपको बताना है कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, या फिर 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। इसका उत्तर है 30%। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊर्जा लॉस हो जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, उसकी रोकथाम में प्रयोग होने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर और स्पेसिफिकली ल्यूकेमिया। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन 131, दूसरा है सोडियम 24, तीसरा है फास्फोरस 32 और चौथा है कोबाल्ट 60। इसका उत्तर है कोबाल्ट 60। ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए CO यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और भी अन्य ऐसे हमारे पास रेडियो समस्थानिक हैं जिनका इस्तेमाल ल्यूकेमिया में किया जाता है, बट यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो 60 है। तो ये था हमारा आज का सेशन 3rd और 2 सेशन अभी हमें और कवर करने हैं और इससे हमारे पूरे 15 सालों के साइंस वाले क्वेश्चन बीपीएससी के कवर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक आप जुड़े रहें www.bpscwriter.in के साथ में। हमारे मोबाइल ऐप को विजिट करना ना भूलें। आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम @bpscwriter ऑफिशियल। थैंक यू।